प्रिय साथियों, नमस्कार। और आपके सामने समय समय पर मैं ये बताता रहता हूँ कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा आइडिया कैसे रॉन्ग है, कैसे गलत है। और अपनी इस पुस्तक को मैं पूरे देश भर में भेज चुका हूँ और सभी लोग मेरी पोस्ट को देखते हैं। और आप लोगों के दिमाग में ऐसे प्रश्न स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं कि किस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट एक गलत विचारधारा है। इसके बारे में मैं आपको अपने विचार बताता रहता हूँ। फिर साथियों, सुपर कॉन्टिनेंट एक गलत अवधारणा है, एक गलत सोच है। कैसे गलत है उसके विषय में मैंने आपको अनेक तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसी गलत अवधारणा कैसे गलत हो सकती है। ये पुस्तक सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन, इसमें मैंने यही लिखा है कि सुपर कॉन्टिनेंट एक ऐसी अवधारणा है जिस पर विशाल ब्रह्मांड व्यापी तरीके से विचार नहीं हुआ। पिछले काफी समय से मैं आपके सामने इसके लिए तर्क प्रस्तुत करता रहा हूं कि सुपर कॉन्टिनेंट एक बेहद गलत आइडिया है और सुपर कॉन्टिनेंट के इस आइडिया में गलत कैसे है और क्यों है, जैसा कि मैंने अपनी इस पुस्तक में ये स्पष्ट करने का कोशिश किया है। प्रिय साथियों, इस पुस्तक में मैंने एकदम एक भिन्न, ए न्यू एंड कंप्लीट डिफरेंट थिंकिंग, एक अलग विचारधारा, एक अलग सोच है। और इस वर्ष मार्च में 2 से 8 मार्च देश में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उसमें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में यह बात स्वाभाविक रूप से उठेगी कि वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट कैसे गलत है। मैंने अपनी पुस्तक में ये समझाने का प्रयास किया है कि सुपर कॉन्टिनेंट एक बेहद ही तर्कहीन, अवैज्ञानिक और एक अंधानुकरण है। वास्तव में अगर आप देखें, विशाल ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां हैं, तारे हैं, नेबुलाएं हैं, इसी प्रकार से गैसियन प्लैनेट है। अगर उन सभी को एक ध्यानपूर्वक हम सोचें तो हमारे सामने एक बहुत ही भिन्न तरह का एक आइडिया सामने आता है कि ये गैलेक्सियां क्या घूर्णन करती है, क्या ये नेबुलाएं घूर्णन करती है, क्या ये ब्लैक होल घूर्णन करते हैं, क्या तारे घूर्णन करते हैं। जैसा कि मैं अपने अनेक पोस्ट में ये लिखता रहता हूं
और अपने आपके सामने तर्क प्रस्तुत करता हूं कि वास्तव में कैसे ये एक गलत सोच है। देश भर में मैंने ये पुस्तक अपनी पहुंचाई है और लोगों को इस पुस्तक के माध्यम से यही बताना चाहता हूं वैज्ञानिक समुदाय को। और मैंने अपनी बात जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जियोलॉजी कांग्रेस, सभी जगह भेजी है। ये पुस्तक मैंने, इस पुस्तक से रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, और पूरे विश्व के लिए जितने भी जियो साइंटिस्ट है, यह एक बहुत ही सोचने की बात है कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और कैसे सौरमंडल बना, कैसे सुपर कॉन्टिनेंट गलत साबित होता है। प्रिय साथियों, सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे, जब हम सभी तारों, सभी गैलेक्सियों, नेबुलों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न को देखेंगे, तो वास्तव में ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी महाद्वीप आपस में कभी भी जुड़े हुए नहीं थे, ना ही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, पैंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट कभी नहीं था। अंटार्कटिका की ऐसी शेप कैसे बनी, और आर्कटिक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे न्यूजीलैंड और अनेक कॉन्टिनेंट्स है, वास्तव में उनका ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे महाद्वीप अस्तित्व में आए, सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर कैसे सिमिलर फॉसिल्स, रॉक सिमिलरिटी, और कैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, और कैसे इस प्रकार से जो ये आप देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स स्टार्ट हुआ। तो मैं अल्फ्रेड वेगनर की जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, पहले तो उसी को गलत बता रहा हूं कि वास्तव में महाद्वीपों की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, महासागरों की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई। वास्तव में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे बता रहा हूं, ये सभी जियो साइंटिस्ट ध्यान से सुने हैं। विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को ये मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वी के जन्म का तरीका क्या है। विश्व के अनेक वैज्ञानिक अब इसके पक्ष में प्रमाण दे रहे हैं कि वर्तमान जो पृथ्वी के जन्म का तरीका बताया जा रहा है और नेबुलर हाइपोथेसिस है, ये दोनों रॉन्ग है, ये गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसी अवधारणा तब गलत साबित होती है जब हम नासा के केपलर मिशन के अनुसार महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को सोचते हैं और पृथ्वी के जन्म को सोचते हैं, ग्रहों की उत्पत्ति को सोचते हैं कि वास्तव में ग्रह कैसे बनते हैं। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा पृथ्वी से
थिया नाम के एक मंगल जैसे ग्रह के टकराने से उत्पन्न नहीं हुआ। तो चंद्रमा कैसे उत्पन्न होते हैं, मंगल ग्रह के चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के चंद्रमा कैसे बने, इन सभी के बारे में मेरे पास में एकदम भिन्न आइडिया है। मेरा ये कहना है कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, यदि हम नासा के केपलर मिशन में जितने भी प्लैनेट खोजे जा चुके हैं उन सभी को क्रमबद्ध तरीके से रखें, एक सिस्टमेटिक चेन के अनुसार रखें, तो वास्तव में पृथ्वी का जन्म का तरीका ही बदल जाता है और नेबुलर हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित होती है। हमारा सौर मंडल कैसे बना, जो तरीका आज तक बताया जाता रहा है, वास्तव में सौर मंडल की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति गैस डस्ट पार्टिकल के क्लाउड से नहीं हुई और ना ही सौर मंडल के जितने भी रॉकी ग्रह है या गैस जेंट प्लैनेट है उनकी उत्पत्ति इस तरीके से नहीं हुई। मेरा कहना यह है कि हमारा सौर मंडल पहले वर्तमान आकार से बड़ा आकार में था, उसका साइज बड़ा था। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सभी बड़े आकार में थे। और जैसे जैसे हम बैक में जाते हैं तो पृथ्वी एक समय बृहस्पति ग्रह के जैसी थी। पृथ्वी एक समय सैटर्न जैसी ग्रह जैसी थी। पृथ्वी एक समय यूरेनस, नेपच्यून जैसी थी। ऐसी बातें विश्व में सोची जानी शुरू हो चुकी है। विश्व के अनेक वैज्ञानिक अब ये सोचते हैं कि रॉकी प्लैनेट की उत्पत्ति गैस जेंट प्लैनेट से हुई, यानी जो सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रकार से धीमी गति से विकसित हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में विश्व में चर्चाएं होने शुरू हो चुकी है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि गैस जेंट प्लैनेट रॉकी प्लैनेट में बदल जाता है। आप देखिए कि बृहस्पति ग्रह अनंत काल तक बृहस्पति ग्रह नहीं रहेगा। बृहस्पति ग्रह का भविष्य क्या है? क्या उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं चल रहे हैं? क्या उसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं चल रहे हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी ग्रहों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहे हैं। ग्रेविटी चेंज हो रही है, रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, आकार चेंज हो रहा है, उनका साइज बदल रहा है, उनका धीमी गति से केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है। सरल से सिंपल एलिमेंट से हैवी एलिमेंट बन रहे हैं, हल्के तत्वों से भारी तत्व भी बन रहे हैं। फिर साथियों, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य हमारा कि जो इतने लंबे समय तक पिछले 400-500 सालों से ये सोचा जाता रहा है कि अफ्रीका और अमेरिका, साउथ अमेरिका आपस में फिट होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इनको देखने से ऐसा लगता जरूर है कि आपस में ये फिट होते हुए हैं, लेकिन वास्तव में अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी आपस में फिट थे ही नहीं, ना ही अमेरिका। इस प्रकार से पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था।
जो सुपर कॉन्टिनेंट की सोच है वह तब गलत साबित होती है जब हम पृथ्वी के जन्म को एक नई तरीके से सोचते हैं और हम पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल देते हैं कि पृथ्वी का जन्म बृहस्पति में लगातार परिवर्तन चल रहे हैं। उस रासायनिक भौतिक बदलावों से बृहस्पति ग्रह धीमी गति से एक समय के पश्चात एक छोटे गैस दानव ग्रह में बदल जाता है, जैसा कुछ कुछ शनि ग्रह में है। इसी प्रकार से शनि ग्रह भी स्थिर नहीं है। बृहस्पति शनि ग्रह इस प्रकार से बदलते हुए उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वो रासायनिक परिवर्तन आगे चलते हुए हैवी एलिमेंट बनते हैं और यूरेनस जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से धीमी गति से सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और जब इस प्रकार से परिवर्तन होगा तो महाद्वीपों और महासागरों का विकास, क्रमिक विकास, जो एक सिस्टेमेटिक परिवर्तन चल रहा है, वो सिस्टेमेटिक परिवर्तन चलते चलते एक समय के बाद में एक गैस दानव ग्रह, उसमें परिवर्तन होते हुए एक रॉकी ग्रह बनने लग जाता है। आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आएगा कि गैस दानव ग्रह अगर रॉकी प्लैनेट में बदलता है और सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन अगर इस तरीके से होता है तो कॉन्टिनेंट की ऐसी शेप कैसे आई? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका ऐसे क्यों दिखते हैं? या नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, पनामा, इसके बीच में मैक्सिको, ये स्थान, और इसी प्रकार से इंडिया ऐसे बैंड हुआ है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया के बीच का स्थान, ये एक प्रकार से बैंड हुए हैं इस प्रकार से। और न्यूजीलैंड को भी देखिए, जो डिफरेंशियल रोटेशन यानी अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से आप जुपिटर में देख रहे हैं, सैटर्न में देख रहे हैं, यूरेनस में देख रहे हैं, नेपच्यून में देख रहे हैं, उसी ने आगे जाकर के कॉन्टिनेंट्स को ऐसी शेप दी। मैं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के सभी वैज्ञानिकों को निवेदन करूंगा कि वो मुझे ध्यान से सुने और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का जो मैं तरीका बता रहा हूं उस पर विचार करें। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं अगर जियो साइंटिस्ट लोग मुझे पूरी सुविधा दें, पूरी सुविधा के साथ में मुझे अगर वो आमंत्रित करते हैं तो मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं। मेरे पास में साइक्लिक यूनिवर्स की एक थिंकिंग है, चक्रमय ब्रह्मांड की। वास्तव में क्या है कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़े आकार में था और उससे पहले और बड़े आकार में था, उससे पहले और बड़े आकार में था। यानी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति नेबुलर हाइपोथेसिस से नहीं हुई। निहारी का सिद्धांत जो इमैनुअल कांट और लाप्लास वैज्ञानिकों ने दिया, वो एकदम गलत है, गलत सोच है। गैस डस्ट पार्टिकल कलेक्ट होकर के इस प्रकार से सूर्य को या किसी तारे को पैदा नहीं करती। तो सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य बड़ा था, बड़े साइज में था, और बड़े साइज में था, और बड़ा तारा था। सूर्य जो है एक समय एक भीमकाय तारा था। उससे पहले और पीछे जाएं तो वो एक ब्लैक होल था, एक गैलेक्सी था। वास्तव में क्या है कि हमारा जो सौर मंडल है वो कांटेक्ट होते होते इस स्थिति में आया। सूर्य में से गैस डस्ट पार्टिकल कैसे बाहर आते हैं?
या तारे में से गैस डस्ट पार्टिकल या लाइट कैसे बाहर आते हैं, रेडिएशन बाहर कैसे आते हैं, साउंड कैसे उसमें पैदा हो सकती है। इसका कारण है कि सूर्य निचोड़ा जा रहा है। सूर्य घूर्णन नहीं करता, तारे भी घूर्णन नहीं करते, गैलेक्सियां भी घूर्णन नहीं करती। इसी प्रकार से एक ब्लैक होल घूर्णन नहीं करता। मैं जो ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं चक्र में ब्रह्मांड का, और ये पुस्तक मैंने सारे देश में भेजी है, कई वैज्ञानिकों के पास में, कई यंग रिसर्चर के पास में, कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, राजस्थान में पूरे में मैंने ये पुस्तक भेजी है, दी है। स्पीड पोस्ट से मैंने ये भेजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। आप सभी से निवेदन है, इसको पढ़िए और सोचिए कि लार्ज स्केल पर अगर हम जियो साइंस को पूरे को विचार करें, हम पूरे पृथ्वी के भूगोल को, पृथ्वी के पूरे जियोफिजिक्स को अगर लार्ज स्केल पर सोचें, तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का जो तरीका है वो ये है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और फिर अर्थ, इस प्रकार से पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना? पृथ्वी पर जल बाहर से नहीं आया था, और पृथ्वी पर जो पानी है वो किसी दूसरे पिंड से नहीं आया। तो पानी कहां से आया? जल कहां से आया? जीवन कहां से आया? पृथ्वी पर ये सब कैसे उत्पन्न हुए? कैसे ये सब बने? मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका ये है कि वास्तव में पृथ्वी जो है पहले बड़े आकार में थी, थोड़ा बड़े आकार में थी और थोड़ा बड़े आकार में थी। इस प्रकार से बैक में जाएं तो एक मिनी नेपच्यून थी, और बैक में जाएं तो वो एक बिग नेपच्यून की स्टेट में थी, और बैक में जाते हैं तो यूरेनस थी। उससे पहले यूरेनस से बड़े साइज में सैटर्न से पहले जुपिटर से पहले दूसरे तारों में, और इस प्रकार से सूर्य की अवस्था में थी। वास्तव में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है, जो हम बता रहे हैं कि एक ग्रह की उत्पत्ति धीमी गति से ट्रांसफॉर्म होकर के, कन्वर्जन होकर के दूसरे ग्रह में बदलाव होता है, इस तरह से एक ग्रह की उत्पत्ति होती है। हमारा पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुआ। ब्रह्मांड में कोई भी चंद्रमा जो है इस प्रकार से टक्कर से उत्पन्न नहीं होता है। कॉलिजन थ्योरी केवल एक बाई चांस की बात करती है, लेकिन वास्तव में यह कोई सिद्धांत नहीं है। ये कोरा एक भ्रम है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। बृहस्पति के इतने चंद्रमा है, क्या बृहस्पति से उत्पन्न हुए? शनि के इतने चंद्रमा है, क्या वो शनि से उत्पन्न हुए? यूरेनस नेपच्यून के चंद्रमा है, क्या वो यूरेनस नेपच्यून से उत्पन्न हुए? अगर आपको यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर, सैटर्न के चंद्रमाओं के जो रासायनिक चीजें हैं, जो पदार्थ है, अगर पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो क्या पृथ्वी से उत्पन्न हुए? ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में पृथ्वी का एकमात्र जो चंद्रमा है वो पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। इस तरह से बैक में जाते जाते हमारे को पता चलता है कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है एक समय मंगल जैसा था, एक समय वीनस जैसा था, एक समय पृथ्वी जैसा था, एक समय बृहस्पति जैसे गैस दानव ग्रह था, एक समय सूर्य था। तो चंद्रमा की उत्पत्ति और अंत की कहानी बदल जाती है। मैं आपको ये निवेदन
करता हूं, इस पुस्तक को आप अच्छी तरह से पढ़िए। इस पुस्तक में मैंने जो ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सुपर कॉन्टिनेंट क्यों गलत है, कैसे गलत है, कब गलत साबित हो जाता है। जब आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, जब आप पूरे सृजन और विनाश की पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं, जब आप क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की कंप्लीट प्रोसेस को सोचते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट क्यों गलत है, कैसे गलत है। तो अभी वर्तमान में जो जियो साइंस में बताया जाता है महाद्वीपों और महासागरीय उत्पत्ति, वो एक बहुत छोटे से स्तर पर ही समझा जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने कभी पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना को ध्यान नहीं दिया, और इसी प्रकार से दूसरे जियो साइंटिस्ट ने यह नहीं सोचा कि अगर पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया, अगर पृथ्वी के जन्म को हम एक नए तरीके से सोचते हैं, तो जियो साइंस में क्या बदलाव आएगा, और ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशन में क्या बदलाव आएगा, महाद्वीप और महासागर कैसे बने, ये सब बदल जाते हैं। आप जब इस प्रोसेस को देखते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, कि बृहस्पति शनि के बीच में अनेक ग्रह मिले हैं, बृहस्पति और शनि के बीच के, ये नासा के केपलर मिशन के अनुसार पता चलता है, जिसमें लगभग 3000 प्लेनेट खोजे जा चुके हैं। शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर अर्थ के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, और सुपर अर्थ और पृथ्वी के बीच के ग्रह भी मिले हैं। इन सभी को सिस्टेमेटिक ढंग से सोचिए। जब आप इस पूरी चैन को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे को जोड़ते हुए देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सुपर कॉन्टिनेंट कहां था, कैसे था ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों का विकास, एटमॉस्फेयर का विकास, पानी का विकास धीमी गति से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से हुआ। वास्तव में अगर आप इस तरह से सोचें तो ये समझ में आ सकता है कि अल्फ्रेड वेगनर कैसे गलत थे। अल्फ्रेड वेगनर ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। दूसरे जियो साइंटिस्ट भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इसको इग्नोर कर रहे हैं कि वास्तव में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ से अर्थ, इस प्रकार से पृथ्वी का अगर जन्म हो जाए तो फिर सुपर कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है। प्रिय साथियों, अगर आप वास्तव में इस हकीकत को समझना चाहते हैं, पृथ्वी के जन्म की हकीकत, सौर मंडल के सृजन की हकीकत, तो आपको साइक्लिक यूनिवर्स, चक्र में ब्रह्मांड की मेरी इस अवधारणा को पढ़िए, और हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। और मैंने इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी अपने ग्रुप में डाली है। अगर आप ग्रुप में सर्च करेंगे, मेरे ग्रुप का नाम है इज द सुपर कॉन्टिनेंट नॉट ए गिगेंटिक इल्यूजन। इस ग्रुप से आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको अपने पीपीटी का पीडीएफ शेयर भी किया है, आपके मैसेज बॉक्स में देखिएगा। और विस्तृत चर्चा के लिए अगर आप लोग मुझे अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं, पूरा विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप एक प्रोग्राम रखिए। धन्यवाद।